हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन से प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा। किसके अलावा? तो ये समुद्रगुप्त के अलावा ये चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये सभी एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, देखिए, चाणक्य एक प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार थे। उन्होंने पारंपरिक रूप से कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में जाना जाता है उन्हें। वे प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक थे। चाणक्य ने सत्ता प्राप्त कराने में सम्राट मौर्य यानी कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त की सहायता की थी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्रियोफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपासका का पिटक। क्या हो जाएगा? उपासका का पिटक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे, क्या उस पर ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि 11वीं या आखिरी सिख गुरु कौन था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? 11वीं या आखिरी गुरु। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। सिख धर्म में उनके उल्लेखनीय योगदान में 1699 में खालसा नाम के सिख योद्धा समुदाय की स्थापना, 5 के क अर्थात आस्था के 5 चिन्हों जो हर समय समुदाय के लोग धारण करते हैं जो शामिल है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म के शाश्वत गुरु के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। तो इसका सही विकल्प लगाइए सुहरावर्दी। क्या हो जाएगा? सुहरावर्दी संप्रदाय। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 89वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 2003। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है क्या कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची जो है थी। अगले प्रश्न पे चलने से पहले आपको बता दें कि वर्तमान में संविधान में 25 भाग और 22 अनुसूची और 448 अनुच्छेद निहित है। अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत। देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, विकल्प 1 में है। अगला प्रश्न है कि राइबोजाइम्स होते हैं। तो राइबोजाइम्स जो है ये आरएनए होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नाइट्रो यौगिक। क्या हो जाएगा? नाइट्रो यौगिक। ये पब्लिकेशन इसलिए लिया गया है, आप लोगों के बीच कराया जा रहा है ताकि आप हर प्रकार के क्वेश्चन से अच्छे से रूबरू हो सके। इसलिए इसका इस तरह का सेशन लिया जा रहा है आप लोगों के बीच, ताकि आप लोगों का तैयारी बेहतर हो सके। पहले एडुटेरिया का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 अपने चैनल पे डला हुआ है, प्लेलिस्ट में आके आप देख सकते हैं। फिर ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का पेपर भी डला हुआ है, आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रश्न नंबर 10 करते हैं। कह रहे हैं कि नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है किसका? तो टेफलॉन का। किसका लगा होता है? तो टेफलॉन का लगा होता है। अगला प्रश्न है कि शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवघर स्थित शिव मंदिर। अगला है कि महुआ अंडार अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लातेहार। क्या हो जाएगा? लातेहार। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे
कि आंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम गुमला। क्या हो जाएगा? गुमला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन किससे किससे संबंधित है? आपसे यही पूछ लिया है। तो अनुसूचित जाति या जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दी गई जानकारी के से राजवंश की पहचान करें। कह रहा है कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। अब आइए इनमें से कौन सा सही है उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे और दिया गया है कि राजवंश का 5वां राजा भागवद्र था। और अगला विकल्प कह रहा है आपसे कि पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो इनमें से सिर्फ कौन सा सही होगा? शुंगवंश। क्या हो जाएगा? शुंगवंश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा है आपसे कि कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों यानी कि स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है? सोतो है, यहाँ पे स्प्रिंग्स कह सकते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गौरीकुंड। क्या हो जाएगा? गौरीकुंड। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? आइए लगाते हैं इधर। इसका सही विकल्प हो जाएगा कि राजा मान सिंह व अकबर के वित्त मंत्री थे। ये गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1850 में। ठीक है। बघात रियासत जो है ब्रिटिश शासन के दौरान हिमाचल प्रदेश का एक राजसी राज्य था। ठीक है, जो 1850 में विलय हो गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे अनुच्छेद 270 के तहत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो सुशासन की व्यवस्था लाल फीता शाही। क्या लाल फीता शाही जो है ये सुशासन की विशेषता नहीं है। जब साधनों और कार्यों का प्रबंधन पारदर्शी, खुले, जवाबदेह और निष्पक्ष रीति से किया जाता है तथा आम लोगों की समस्याओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुरंत निर्णय लिया जाता है तो उसे सुशासन कहा जाता है। सुशासन को 8 प्रमुख विशेषताएं हैं जो भागीदारी है, सामंजस्य स्थापित करना, उत्तरदायी, पारदर्शी, प्रतिक्रियाशील, प्रभावी और कार्यकुशल, न्यायसंगत और समावेशी और कानून का शासन है। इसे ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है लेकिन इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने स्वीकार किया है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम हर्बर्ट साइमन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य। इस तरह के प्रश्न से आपको लगता होगा कि ऐसा तो आता नहीं मतलब एग्जाम्स में, लेकिन एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो आपको लगता है कि हमने पढ़ा नहीं तो प्रश्न पूछा कहाँ से, और इसी को आप लोग बोल देंगे कि ये बाहर से क्वेश्चन आया है जो हम लोग पढ़े नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। एग्जाम्स में इस प्रैक्टिस सेट से ही आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो आपकी सफलता में बहुत सहायक होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे द्रव। क्या होता है? द्रव होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि डायनामाइट का खोज किसने किए थे।
अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में एल्कोहल कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.0%। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे क्या कि सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कंप्यूटर प्लस नेटवर्क। क्या? कंप्यूटर प्लस नेटवर्क। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नैरोबी। क्या हो जाएगा? नैरोबी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? तो वेलोड्रोम जो है ये साइकिलिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? साइकिलिंग से। अगला कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सिकंदर या हयात खां। क्या? सिकंदर हयात खां। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा था? तो अंग्रेजी महाराजा जो था ये था जॉर्ज सस्टम। कौन थे? जॉर्ज सस्टम थे। जॉर्ज सस्टम 11 दिसंबर 1936 से 22 जून 1948 तक भारत के अंतिम सम्राट थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि माउंटबेटन योजना जून 1947 निम्नलिखित में से किस या किन प्रांत या प्रांतों में लोक निर्यात संस्तुति की थी? तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे क्या? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। अगला कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही विकल्प हम क्या लगाएंगे? आइए देखते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा कि भारत के राज्यों की संख्या 26। ये क्या है? सही नहीं है। क्या नहीं है? सही। यही ने पूछा था कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो यही। अगला प्रश्न है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा देंगे? नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो इसका सही हम विकल्प लगाएंगे अनुच्छेद 243 जेड का डी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप। क्या हो जाएगा? भूकंप। अगला प्रश्न है कि दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? ये जो दुनिया को जो बांटा गया है, जैसे रूस का अपना समय टाइम जो क्षेत्र है वो कुल 12 है, तो इसमें कितना हो जाएगा पूरे दुनिया में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोटल 24। कितने? टोटल 24 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हम क्या लगा देंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है आपके बीच कि निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डैफोडिल। क्या हो जाएगा? डैफोडिल। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है? ये आपसे पूछ लिया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मून एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा? मून एक्सप्रेस। सामने सड़क है, कोऑपरेट कीजिएगा। थोड़ा सा हॉर्न जो है ना ये बेफिजूल यूज कर लेते हैं यहाँ जो गाड़ी चालक लोग हैं। खैर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला कि चक्रीय निर्धन वे हैं जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि भारत में वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे 7वां। क्या हो जाएगा? 7वां इसका सही उत्तर होगा। अगला कि निम्नलिखित उच्चवाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम महादेव पर्वत श्रृंखला। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे उच्चवाच पूछा है ना, तो यहाँ पे हम अलग तरीके से प्रश्न लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कूट का प्रयोग करके बढ़ते क्रम में दिया है। कह रहे कि उपर्युक्त उच्चवाच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो आइए इसके बारे में बताते हैं। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय
स्थल है, ठीक है। उत्तर में सतपुरा श्रेणी इसके पसर भाग में होकर बहती है, जबकि महादेव पहाड़िया, कैमूर पहाड़िया और मैकाल श्रेणी में इसके प्रसार में सहायता करती है। इसके उत्तर पूर्व विस्तार को स्थानीय रूप से मेघालय और करवी अंगलोंग पठार के रूप में जाना जाता है। एक भ्रंश के द्वारा इसे छोटा नागपुर पठार से पृथक किया जाता है। गारो खासी और जयंतिया, क्या गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी पश्चिम से पूर्व तक फैली तीन प्रमुख पहाड़िया श्रेणी है। तो इसका सही विकल्प होगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सेम जैसे इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि 7 सेंटीमीटर लंबे धातु के एक बेलनाकार पाइप के बाह्य और आंतरिक वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफल का अंतर 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पाइप के निर्माण में प्रयुक्त धातु 302.5 सेंटीमीटर क्यूब है तो पाइप की आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से प्रश्न से चलिएगा, क्या लिखिएगा 2 पाई इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर लिख देंगे 110 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे तो 2 गुने 22/7 पाई का मान 22/7 गुने बड़ी R माइनस छोटी r और यहाँ पे इंटू में लिख देंगे 7 और बराबर लिख देंगे 110। तो बड़ी R माइनस छोटी r बराबर क्या हो जाएगा 110/44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 44, ठीक है। ये 7 से ये 7 खत्म हो रहा है, 22 दूना आपका 44 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप काट पीट मचाइएगा तो आपको मिलेंगे क्या, यहाँ से बड़ी R माइनस छोटी r बराबर आपको मिल जाएंगे 2.5, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले स्टेप पे इसको देखते हैं क्या क्या करना है। तो यहाँ से आप कर दीजिए पाई इंटू R बड़ी R स्क्वायर माइनस छोटी R स्क्वायर इंटू H बराबर हो जाएगा 302.5, ठीक है। 302 क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 22/7 इंटू R बड़ी R प्लस छोटी r और इंटू बड़ी R माइनस छोटी r गुणे कर दीजिए 7 और बराबर में लिख दीजिएगा आप 302.5, ठीक है। अगले स्टेप पे इसको सॉल्व कर कहानी ख़त्म करेंगे। जैसे मेरा कहने का मतलब ये रहा कि यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे 22/7 यहाँ पे इंटू बड़ी R प्लस छोटी r इंटू बड़ी R प्लस छोटी r और गुणा कर देंगे 7 से और बराबर लिख देंगे 302.5, ठीक है। तो यहाँ से बड़ी R प्लस छोटी r बराबर नहीं लिख देंगे 302/5 और बटा में कर देंगे हम 22 गुणे 2.5, यहाँ से 5.5 आ गया। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ जोड़ दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। जैसे बड़ी R प्लस छोटी r और कर देंगे माइनस का बड़ी R प्लस छोटी r, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.5 माइनस 2.5 आएगा कितना आपको 2r बराबर, यहाँ से ये बड़ी R कट जाएगा यानी छोटी 2r बराबर हो जाएगा आपका क्या 3 हो जाएगा, घटाइएगा तो 3। तो r बराबर क्या हो जाएगा 3/2, काट दीजिए 1.5 आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा जो विकल्प 3 में निहित है। अगला प्रश्न है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इसका आइए सही विकल्प लगाते हैं, क्या होगा। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित वैश्विक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। अगला है कि पंचधारा योजना संबंधित है, तो पंचधारा योजना जो है नारी कल्याण एवं विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि पौधे में व्हाइट वड रोग किसकी कमी से होता है। तो व्हाइट वड रोग जो है ये जिंक की कमी से होता है और ये अधिकतर मक्के में होता है ना। अगला प्रश्न है कि दूध का सफ़ेद रंग होता है किसके कारण, तो ये होता है आपका कैसीन से। किसके कारण, कैसीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि कमांडरों की एक पंक्ति में एंड्री सम्मुख सिरे से, क्या एंड्री जो है सम्मुख सिरे से 17वें स्थान पर है और वृक जो है पिछले सिरे से 32वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो एंड्री सम्मुख सिरे से 37वें स्थान पर आ जाता है। तो कमांडर की कुल संख्या कितनी है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पंक्ति में एंड्री और ब्रुक के बीच कमांडरों की संख्या बराबर लिखिएगा। स्थान बदलने के बाद एंड्री का सम्मुख सिरे के स्थान माइनस एंड्रिका का पहले के स्थान -1 कर दीजिएगा, यही कीजिएगा ना। तो चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं। 37 माइनस 17 और इंटू कर दीजिएगा यहाँ -1, तो क्या हो जाएगा 37 प्लस आपका यहाँ पे
कितना हो जाएगा 37। यहाँ पे पूछा आपसे क्या है, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेंगे 19। कितने मिल जाएंगे? 19 मिल जाएंगे। अब पंक्ति में कमांडरों की संख्या पूछा है तो यहाँ पे करेंगे 17 + 32 और यहाँ पे इंटू में कर देंगे +19, तो आ जाएगा टोटल आपका 68। विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न पर चलिए, कह रहे हैं कि विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश जो है स्वीडन है। क्या है? स्वीडन। अगला प्रश्न है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ठीक है, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में कॉक को EQEM लिखा जाता है और डॉग को FWEM लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्वान को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पे आप लिखिए कॉक का पहले COCK, यही है ना। यहाँ से 2 बढ़िएगा E मिल जाएगा, यहाँ से 2 बढ़िएगा Q, यहाँ से 2 बढ़िए तो E मिलेगा और फिर यहाँ से 2 बढ़िएगा तो आपको M मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सभी में +2 का बढ़ोतरी हो रहा है। कितने का? +2 का। सेम उसी प्रकार से स्वान का कर लीजिए, SWAN, यही है ना स्वान। यहाँ पे क्या है? स्वान है। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ से सभी में हम 2 2 बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे? 2। यहाँ से 2 बढ़ेंगे U, यहाँ से 2 बढ़ जाएंगे तो Y, यहाँ से 2 बढ़ेंगे C, यहाँ से 2 बढ़ेंगे P। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? यहाँ पे UYCP। UYCP कहाँ पे है? तो विकल्प इसमें 4 में है, तो 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, तो भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल राखी गढ़ी है। क्या है? राखी गढ़ी है। जनवरी 2014 में हरियाणा के हिसार जिले में राखी गढ़ी के हड़प्पा स्थल से 2 और टीलों की खोज होने के बाद पुरातत्वविदों ने इसे सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता घोषित किया है। इससे पूर्व हड़प्पा सभ्यता के विशेषज्ञों का तर्क था कि ये 2000 हड़प्पा स्थलों के साथ पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा सभ्यता स्थल है। राखी गढ़ी में 2 टीलों की खोज से पूर्व 7 अन्य टीलों की खोज पहले ही की जा चुकी थी, तो इसलिए अब कौन सा बड़ा हो गया? राखी गढ़ी। मोहनजोदड़ो को भूल जाइए। ठीक है, अगला एक ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सभा। क्या हो जाएगा? सभा हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि यमक बुध पीटक से संबंधित है। यमक किससे संबंधित है? बुध पीटक से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिधम्म। क्या हो जाएगा? अभिधम्म। अगला कि चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, तो इनका नाम कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिएगा सुंग युन। क्या हो जाएगा? सुंग युन। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहे कि भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर हो जाएगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ पे जोड़ा दिया गया है और इसका सही उत्तर लगा देना है। तो देखिए उत्तरी बिहार चीनी उद्योग जो है ये सही जोड़ा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका माउंट नाग तिब्बा, यानी तिब्बत कह सकते हैं इसे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अकावा की खाड़ी। अगला कि भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है, तो भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। कौन है? INS अरिहंत। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बुल्गारिया। अगला प्रश्न है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 40। कितने? 40 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा BA स्मिथ। ठीक है, यहाँ पे विंसेंट आर्थर स्मिथ इनका पूरा नाम है। एक ब्रिटिश भारतविद और इतिहासकार थे। वे 1871 से 1900 के दौरान भारतीय सिविल सेवा में कार्यरत थे और सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने स्वयं को लेखक के प्रति समर्पित कर दिया। इन्होंने अशोक और अकबर जैसे कई शासकों पर पुस्तक लिखी। उन्होंने भारत और श्रीलंका के उत्कृष्ट कलाओं के इतिहास का भी पुस्तक लिखी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे समुद्रगुप्त।
अगला 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मस्जिद हो जाएगा। क्या हो जाएगा मस्जिद, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा वास्तव में एक मस्जिद है जिसका निर्माण 1199 ईस्वी में दिल्ली के प्रथम सुल्तान कुब्बत उद दिन ऐबक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जिसे क्वाल उल इस्लाम मस्जिद यानी कि इस्लाम की शक्ति के नाम से जाना जाता है के समकालीन है। यह विखंडित मंदिर के अवशेषों से बनाया गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाकिम खान। अगला है कि किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1773 ईसा पूर्व दिया गया। यहाँ पे ईस्वी कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, तो इसका सही विकल्प लगाइए चौड़ी चौड़ा कांड। अगला है कि 40% चीनी वाला विलियन प्राप्त करने के लिए 35% चीनी वाले बिलियन की एक निश्चित मात्रा को 48% चीनी वाले बिलियन की 8 लीटर मात्रा में मिश्रित किया जाता है। तो आगे चलिए क्या बोल रहा है ये मिश्रण में 35% चीनी वाले विलियन की मात्रा कितनी थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीच में 40% और एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 48, यहाँ पे आपका हो जाएगा 35, इधर घटाएंगे कितने हो जाएगा आपका 5, इधर घटाएंगे हो कितने जाएगा आपका 8, ठीक है। तो ये 8 में 1.6 से गुना कर दीजिएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा 12.8%। यहाँ पे 1.6 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8 लीटर। अब चीनी वाले विलियन की मात्रा कितना हो जाएगा आपका 128 लीटर, तो 128 इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 12.8 यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए किसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कुमार गुप्त। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा चित्तरंजन दास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा कनाडा का हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है, इससे पहले बता दें कि इसकी लंबाई जो है 2 लाख यहाँ पे 2,20,080 किलोमीटर है, किसका कनाडा का तटीय लंबाई। अगला प्रश्न है कि पेनाइन यानी कि यूरोप, अल्पेशियन यानी कि अमेरिका और अरावली यानी कि भारत उदाहरण है किसका, तो ये उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों, गंगा ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी। एक ही में यहाँ पे 6 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। अगला कि भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या महानदी। यहाँ पे माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र, महानदी नहीं होगा, क्योंकि यार्लिंग जांगबो ब्रह्मपुत्र नदी का एक भाग है जो तिब्बत से होकर बहती है। तिब्बत में इसे तिब्बती नाम यार्लुंग सांगपो से जाना जाता है। यह मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के दक्षिण पूर्व में तिब्बत के पश्चिम में स्थित अंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह बाद में अरुणाचल प्रदेश में होकर गुजरती है, जहां से इसे सियांग के नाम से जाना जाता है। अगला के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट। बिहार में जो डालमिया नगर है यह 1980 तक चीनी सीमेंट, कागज, रसायनों, वनस्पति इत्यादि के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि 1980 के बाद इसका पतन होना शुरू हो गया और 1990 में यह वीरान शहर के रूप में तब्दील हो गया था। क्या हो गया था, वीरान शहर के रूप में तब्दील हो गया था। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि भारत में कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुपम झील। क्या हो जाएगा अनुपम झील इसका सही उत्तर होगा। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के एक भाग का निर्माण करती है जो प्रसिद्ध कैमूर पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। अधिकांश पर्यटक मछलियों का आनंद लेने के लिए अनुपम झील की सैर करते हैं। अगला है कि 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जो है धर्म के प्रतीक थे।
क्या थे? गांधी धर्म के प्रतीक थे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें सही कथन ये है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आमदनी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? तो यहाँ पे संख्या 8 से विभाज्य होने के लिए क्या कीजिएगा? आप 8 का रूल आपको याद होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक काम कर लीजिए, अंतिम 3 संख्या को विकल्प कोई भी उठाइए, कोई सा, जैसे हम विकल्प 1 को उठाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? 12,000, यहाँ पे 12,312 है, यही है ना, 312। तो अंतिम जो 3 संख्या ये 8 से विभाज्य होना चाहिए, यानी 312 को हम 8 से विभाज्य करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 3 का क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका, यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे 2, 8 9 का क्या हो जाएगा? 72 इसका, यानी कि 39 इसका सही उत्तर होंगे। यानी विकल्प इसका यही इसका सही उत्तर होगा। जब 3 संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य हो तो ये बाकी का भी संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य होंगे। अगला है कि रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है, तो इसका सही विकल्प हम क्या लगाएंगे? आइए देखते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला है कि फराजी कौन थे? तो फराजी जो थे हाजी शरीयत उल्लाह के अनुयायी थे। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहे हैं कि बघेड़ा विद्रोह कहाँ हुआ? तो बघेड़ा विद्रोह जो है बड़ौदा में हुआ। अगला प्रश्न है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि पेंसिलों से भरे किसी बैग में 3/4 पेंसिल रंगीन थी और उनमें से 8/15 रंगीन पेंसिलें लाल थी। यदि बैग में 40 लाल पेंसिलें थी तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो मान लीजिए कि बैग में पेंसिलों की संख्या क्या थी? x थी। क्या थी? x थी। तो प्रश्न से करेंगे 3/4 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8/15 और इसका लिख देंगे का x बराबर कितना? 40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x/5 और बराबर हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ पे x बराबर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? 5 × 40 बटा क्या हो जाएगा आपका 2। 20 दूना 40, 20 × 5 100 पेंसिलें थी इसमें, विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1989 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न आपके समक्ष कि इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य। अगला है कि डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश क्रिकेट। ठीक है। देखिए कबड्डी जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, हालांकि क्रिकेट और फुटबॉल को बांग्लादेश में सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी के तुरंत बाद कबड्डी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न पे और इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहे कि बारिश की छायाएं तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती है। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है, इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए अपने चैनल से जुड़े रहें। ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।